सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। हम जिस दौर में जी रहे हैं, वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। जब मुझे राज्यसभा में पहली बार लब खोलने का मौका मिला, बोलने का मौका मिला, तो मैं जानते हैं मैंने किस विषय को चुना, किस टॉपिक पे बोलना पसंद किया। मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की फीस वृद्धि के खिलाफ बोला, मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुए जुल्म के खिलाफ बोला, मैंने जामिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बरसाई गई लाठियों के खिलाफ बोला, मैंने जेएनयू से गायब हुए नजीब की मां के आंसुओं को आवाज दी। मैंने पार्लियामेंट में सबसे पहले जब अपनी जबान खोली, बोलने का मुझे मौका मिला, तो मैंने तालीम और तालीमी इदारों के बारे में बात की। आप समझ सकते हैं कि मेरी फिक्र क्या है, मेरी सोच क्या है। मैं एक बहुत दिल से यहां एक बात का एतराफ करता हूं कि आज जिस जुल्म के आप शिकार हैं, उस जुल्म में बहुत बड़ा हाथ आपके अशिक्षित होने का है। आप पढ़ना नहीं चाहते। हमें लगता है कि कोई एक रहनुमा आएगा, कोई एक हीरो आएगा, हमारी सारी समस्याएं खत्म कर देगा। नहीं, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। हम जिस दौर में जी रहे हैं, वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। खुद लड़ना है इस लड़ाई को। और इस मुश्किल दौर में जब आप इस लड़ाई को लड़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो एक बार आपको अपने गिरेबान में भी झांकना पड़ेगा। मेरा मानना है कि हम किसी महफिल में खड़े हों, बैठे हों, सुन रहे हों तकरीरें, और हमारे कानों को अच्छी लगने वाली बातें ही सुनाई जाएं, तो फिर कुछ ना कुछ मिसिंग जरूर हो रहा है। कुछ ऐसी बातें भी बोली जानी चाहिए कि जिससे माइक थोड़ा बेहतर कर दें। जब भी आजकल हम बोलने लगते हैं, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे यहां, माइक जरूर डिस्टर्ब करना शुरू करता है। माइक एक बहुत बड़ी समस्या है, तो मेरी गुजारिश है कि माइक थोड़ी देर बेहतर रखें। नहीं भी बेहतर रहेगा तो मेरी आवाज इतनी बुलंद है कि मैं बिना माइक के भी आप तक अपने दिल की धड़कनें पहुंचाने की जरूर कोशिश करूंगा। कोई आवाज रोक नहीं पाएगी। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती, हमें बोलना है। इसलिए मैं यहां खड़ा होकर के तालीमी इदारे में खड़ा होकर के बात कर रहा हूं। क्योंकि खुदा ने मुझे शायरी का लहजा दिया है, तो मैं उस लहजे में भी बात करूंगा और तकरीर की शक्ल में भी अपनी बात रखूंगा। यहां मेरी माएं बहनें बैठी हैं, स्टूडेंट्स बैठे हैं, तलबा बैठे हैं, तो मुझे लगता है मुझे थोड़ी सी शायरी की जबान में भी बात करनी चाहिए कि वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। कोई सियासी रहनुमा खड़ा होकर आपसे ये कभी नहीं कहेगा, लेकिन मैं कहने की हिम्मत कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि सच्चाई से रूबरू होना जरूरी है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। इब्तिदा लफ्ज़े इक़रा से यारो, जिसके कुरान की हो
हो रही हो, कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। और एक शेर सुनना कि तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अभी डॉक्टर ओम शंकर जी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा इमरान साहब अब आप सिर्फ प्रतापगढ़ के नहीं हैं, पूरे भारत के हैं, इसलिए अपना नाम बदल लीजिए। मैंने कहा यही कोशिश तो सरकारें कर रही हैं कि अपना नाम बदल लीजिए। हम एहतजाजन अपना नाम नहीं बदलेंगे, वो और होंगे जो मैखाने में जाके पीते हैं, हम जहां पीते हैं मैखाना बना लेते हैं। हम जिस मिट्टी में पैदा हुए हैं वही मिट्टी हिंदुस्तान है, हम जिस गांव में पैदा हुए हैं वही भारत है। कभी शाहिद ने शेर कहा कि जो भी मिलता है उसी को देखने लगता हूं मैं, क्या करूं मजबूरियां हैं गांव से आया हूं मैं तेरे साहिल पे आया था कि देखूं तेरा ज़र्फ, ऐ समंदर किसने तुझसे कह दिया प्यासा हूं मैं। हम गांव की मिट्टी से आए हुए लोग हैं। और यहां बैठे हुए बच्चों से मैं एक बात कहना चाहता हूं मेरे भाई। खालिद अमीर साहब कह रहे थे कि जो गरीब बच्चे हैं वो यहां आते हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो अमीर परिवारों के बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं। मैंने अपनी बेसिक शिक्षा जो है वो प्राइमरी से पूरी की, हाई स्कूल तक सही से खड़ी हिंदी बोलनी नहीं आती थी। मैं यहां एतराफ कर रहा हूं इस बात, क्योंकि हम ऐसे गांव में पैदा हुए जहां औधी बोली जाती थी, खड़ी हिंदी नहीं बोली जाती थी। खड़ी हिंदी बोलने में टांगे कांपती थी, पांव कांपते थे। वालिद साहब चूंकि घर का सबसे बड़ा बेटा था तो वालिद साहब नहीं चाहते थे कि पढ़ने के लिए मैं गांव छोड़ करके 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर इलाहाबाद जाऊं। वो चाहते थे कि गांव के ही किसी डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले लूं, ग्रेजुएशन कर लूं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लूं, डिग्रियां ले लूं। लेकिन जिद थी मुझे अपनी मंजिल खुद तय करनी थी। वालिद साहब की मर्जी से हट के, उनको नाराज करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दिया, एडमिशन लिया। कोई बताने वाला नहीं था कि ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या लेना चाहिए, नहीं बताने वाला था। गांव में तो यही है ना सोच कि हाई स्कूल कर लो, इंटर कर लो, बीए कर लो, एमए कर लो, उसमें क्या कर लो, कौन सा सब्जेक्ट ले लो, कोई बताने वाला नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं। अपनी मर्जी से ग्रेजुएशन में एंट्रेंस दिया, एडमिशन लिया। जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पहुंचा तो आंखें चुदियां गई। ऐसा लगा कि मैं तो गांव से आया हूं, मैं तो यहां एडजस्ट ही नहीं होता हूं। उस समय हम पैंट के साथ शर्ट नहीं पहनते थे, बुश शर्ट पहनते थे जो लंबी होती थी, कुछ रुपए मीटर कपड़ा जिसका आता था। उस लिबास में यूनिवर्सिटी में जा करके जब देखा कि अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए लोग, अंग्रेजी बोलते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बच्चे, पूरब का ऑक्सफोर्ड, तो हमें लगा इस दुनिया में तो हमारी जगह ही नहीं बनती है। लेकिन खुद पर भरोसा रखिए तो खुदा नए रास्ते खोलता है आपके लिए। वहां एहसास हुआ कि खुदा ने मुझे एक हुनर दिया है, मुझे उस हुनर को तराशना है। और अब बुजुर्गों से भी एक बात कहना चाहता हूं, अपने बच्चों के अंदर छिपे हुए हुनर को पहचानिए। अगर सचिन तेंदुलकर को उनके पिता आईएएस बनाना चाहते तो ना वो कभी आईएएस बन पाते, ना सचिन तेंदुलकर बन पाते। अगर शाहरुख खान को उनके वालिद क्रिकेट खिलवाना चाहते तो ना वो कभी शाहरुख खान बन पाते, ना क्रिकेट खेल पाते। अगर इमरान प्रतापगढ़ी के वालिद जैसी जिद कर रहे थे कि डॉक्टर बनना है या फिर यूपीएससी करना है, अगर मैं उस कोशिश में लगा होता तो शायद ना तो आईएएस बन पाता और ना ही आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठा होता। इसलिए अपने बच्चों के हुनर को पहचानिए। और मुझे अपने भाइयों से, बहनों से भी यह कहना है कि खुदा हर इंसान को, हर बच्चे को एक हुनर देता है, उसे पहचान लो, उसे तराश लो, तो पूरी दुनिया में वही तुम्हारी पहचान का सबब बन जाएगा। अगर नहीं पहचानोगे तो धीरे धीरे वो टैलेंट, वो हुनर मर जाता है। जिस भी फील्ड में, ये तो वायरल होने का जमाना है। आपका एक वीडियो वायरल होता है
और बड़े बड़े धन्ना सेठ घर पे बैठे रहते हैं और उस बेटे का इंटरव्यू लेने के लिए पूरी दुनिया की मीडिया चली आती है। ये बदला हुआ जमाना है, ये सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया का जमाना है। अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो, स्पेशलाइजेशन का जमाना है। पहले एक दौर था कि एक डॉक्टर होता था, वही सर्दी खांसी का भी इलाज करता था, वही पेट के दर्द का भी इलाज करता था, वही हड्डियां टूटने का भी इलाज करता था। लेकिन आज हर बीमारी के अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। यह स्पेशलाइजेशन का जमाना है। अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो। और यह जो चारों तरफ सामाजिक तौर पे अन्याय हो रहा है और आपको लग रहा है कि इस सामाजिक अन्याय के दौर में आप कहां खड़े हैं, तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं। अभी मैं एक चैनल को इंटरव्यू दे रहा था तो मुझसे कहा गया कि इमरान साहब, अकलियतों के घरों के सामने बुलडोजर खड़े हैं, ट्रेनों में उनको लिंच करने की कोशिशें की जा रही हैं, आप क्या कहेंगे, आप कैसा हिंदुस्तान देखते हैं? तब मैंने उनसे एक बात कही थी कि मैं आने वाले 10 सालों बाद एक ऐसा हिंदुस्तान देखता हूं जो इतना खूबसूरत होगा, इतना खूबसूरत होगा कि हर मजलूम अपने हक के लिए अपनी सदाएं खुद बुलंद करेगा। क्योंकि ये दौर ऐसा दौर है जो इंसानों को सिखा रहा है कि जीना कैसे है, इस समाज में बने कैसे रहना है। आपके खिलाफ जो सरकारी साजिशें हैं, समाजी साजिशें हैं, उन्होंने एक काम अच्छा किया है और वो ये किया है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक डंडा लेके भैंस चराने वाला आम मुसलमान भी ये मान चुका है कि अगर इस मुल्क में जिंदा रहना है तो अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। ये एहसास जागा है आपके अंदर, इस एहसास को बुलंद करिए। अगर आपने इस एहसास को बुलंद कर लिया, हमारे पास यूनिवर्सिटियां बहुत हैं। मैं बड़ी माफी के साथ यहां जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए लोग बैठे हैं, हमारे पास यूनिवर्सिटियां बहुत हैं और बच्चा अगर हाई स्कूल तक पढ़ लिख जाता है तो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला भी ले लेगा। हमें जरूरत है बेसिक स्कूलों की, हमें जरूरत है पहली क्लास से 12th तक हमारे बच्चे कैसे एजुकेशन हासिल करें, इसके लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत है। चूंकि हम शिक्षा के महत्व पर बात कर रहे हैं, हमें MAH इंटर कॉलेज जैसे सैकड़ों हजारों इंटर कॉलेजेस की जरूरत है। इस भीड़ में बैठे हुए सारे लोगों से मैं ये गुजारिश करूंगा, आप अलग अलग दुनिया के लोग हैं, किसी को खुदा ने बहुत दौलत दी होगी, किसी को खुदा ने कोई अलग हुनर दिया होगा, कोई सियासत में बहुत आगे होगा। पूरा समाज हम नहीं बदल सकते, एक झटके में पूरा देश नहीं बदल सकते। अपने आसपास से बदलाव लाओ। खुदा कभी कभी क्या करता है कि आपको दौलत तो बहुत दे देता है, आप सोचते हो कि मेरा बेटा पढ़े, मैं इसे IAS कराऊं, इसे CPMT में ले जाऊं, PMT कराऊं, नीट कराऊं, जो करना चाहे वो कराऊं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि खुदा दौलत तो देता है लेकिन आपके बच्चे को पढ़ने का मन नहीं देता। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में सिर्फ एक काम करिए कि अपने आसपास, अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में नजर दौड़ाइए। 2-4 बच्चे ऐसे निकल आएंगे जो पढ़ना चाहते होंगे लेकिन उनके पास पढ़ने के संसाधन नहीं है, उनके वालिदैन इस लायक नहीं है कि अपने बच्चे को आगे पढ़ा सकें। उन बच्चों को एडॉप्ट करिए, उनकी तालीम का खर्च उठाइए, उन्हें आगे ले जाइए। यह सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा आपका सोसाइटी के लिए। समाज ऐसे ही सुधरता है, समाज ऐसे ही आगे बढ़ता है। हर एक उम्मीद को, हर एक, जब यह कहा जाता है ना कि चारों तरफ मायूसी का आलम है, चारों तरफ मुश्किलें हैं, इन मुश्किलों का हल कैसे निकलेगा? हर एक उम्मीद को लाजिम है एक जरखेज मायूसी। गाजीपुर के अदब नवाज लोगों, सुनना मेरी बात को, कि हर एक उम्मीद को लाजिम है एक जरखेज मायूसी। उजाला रात में होता है, जुगनू में नहीं होता। हर एक उम्मीद को लाजिम है एक जरखेज मायूसी। उजाला रात में होता है, जुगनू में नहीं होता। सहारा हो ना हो मैं नाव ले जाऊंगा साहिल तक, हुनर मल्लाह में होता है, चप्पू में नहीं होता। वो करना पड़ेगा, वो जज्बा आपको पैदा करना पड़ेगा। और इधर आपके खिलाफ साजिशें तो हैं, जानते हैं क्यों हैं? मुझे किसी ने एक दिन एक कहानी सुनाई। उसने कहानी सुनाई कि एक जुगनू जो है वो चमक रहा था, हर दिन जिस जंगल में रहता था वहां चमकता था, अपनी जिंदगी जी रहा था। एक दिन उसके पीछे एक सांप पड़ गया।
सांप उसका पीछा ही ना छोड़े। जुगनू भागता रहा, सांप उसका पीछा करता रहा। जब जुगनू थक गया तो उसने सोचा मुझे सांप से बात करनी चाहिए कि मेरे पीछे क्यों पड़ा है। वो रुक गया, उसने पलट के सांप से कहा कि भाई मुझे निगलना चाहते हो लेकिन मेरे 2 सवालों का जवाब दे दो फिर निगल लेना। सांप ने कहा अच्छा बताओ। तो उसने कहा ये बताइए आप जिस तरह की चीजें आप खाते हैं, जिस तरह के आप पतंगे खाते हैं, क्या मैं उसमें आता हूं? तो सांप ने कहा नहीं। तो जुगनू ने कहा सांप से ये बताइए मैंने आपका कोई नुकसान किया है? तो सांप ने कहा नहीं। तो बोला जब आपके मैं खाद्य श्रृंखला में भी नहीं आता, मैंने आपका कोई नुकसान भी नहीं किया, तो मुझे निगलना क्यों चाहते हो? तो सांप ने कहा मैं तुम्हें इसलिए निगलना चाहता हूं क्योंकि तुम चमकते बहुत ज्यादा हो। तो आपके साथ मसला यह है कि आप चमकते बहुत ज्यादा हैं, इसलिए लोगों की आंखों में चुभते भी बहुत ज्यादा हैं। यह हर दौर में होता रहा है। दुनिया के हर देश की पॉलिटिक्स 25 साल में एक नया शेप लेती है। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स भी एक नया शेप ले रही है और इस नए शेप में आपने देखा कि कुछ महीने पहले हुए इलेक्शन में सियासत ने एक नया शेप लिया कि तमाम नफरतें एक किनारे खड़ी रहीं और मोहब्बत का नारा लगाने वाले लोग पूरी मजबूती के साथ आगे आए। बस उनका एक ही नारा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। तो मेरे भाई मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि इस दौर में आगे आइए और ये जो बुलडोजर लेकर के आपका घर गिरा रहे हैं, ये जो जुल्म कर रहे हैं, इसको दर्ज करिए। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है।